हाय गाइस, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ डीसी मशीन। इस लेक्चर में हम समझेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क और प्राइम मूवर टॉर्क के बीच में रिलेशन क्या होता है। प्राइम मूवर टॉर्क कौन सा? वो टॉर्क जिससे हम आर्मेचर को रोटेट करा रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जैसा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। बट ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क कहाँ से आ गया, ये देखते हैं। तो ये हमारा नॉर्थ पोल है। अगर दिस इज अवर साउथ पोल, नॉर्थ साउथ, यहाँ पे हमने बना दिया अपना आर्मेचर। आर्मेचर के दो कंडक्टर्स हैं, कंडक्टर ए, कंडक्टर ए डैश। जो फ्लक्स है वो नॉर्थ से साउथ जा रही है। इस डायरेक्शन में नॉर्थ से साउथ। मैंने आपको बताया था कि आर्मेचर को, ये हमारा आर्मेचर, आर्मेचर को हम विद द हेल्प ऑफ प्राइम मूवर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करा रहे हैं। जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस आर्मेचर को रोटेट कराते हैं तो यहाँ पे क्रॉस आ रहा था, यहाँ पे डॉट आ रहा था। क्रॉस का मतलब करंट यहाँ से अंदर जा रही है कंडक्टर ए से, और कंडक्टर ए डैश में डॉट मतलब ए डैश से करंट बाहर निकल के आ रही है। तो प्राइम मूवर से हम आर्मेचर को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहे थे। तो प्राइम मूवर टॉर्क क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रहा है, टीपीएम, प्राइम मूवर टॉर्क। इज एक्टिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, करेक्ट। बट ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क कहां से आ गया वो हम देखते हैं। अब एक चीज मुझे बताइएगा, जैसे ये कंडक्टर ए है, इसमें क्रॉस आ रहा है। कंडक्टर ए को बाहर निकाल लेते हैं, मान लेते हैं ये कंडक्टर ए है, इसमें क्रॉस इंड्यूस हो रहा है। तो क्रॉस मतलब करंट अंदर की तरफ। तो अंदर की तरफ करंट जा रही है, और अपना जो थंब है वो इनसाइड द पेपर करिए और फिंगर्स को कर्ल करिए। देखिए जो फिंगर्स हैं वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रही हैं या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही हैं। तो ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रही हैं। इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी बिकॉज ऑफ दिस क्रॉस कंडक्टर विल बी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई है कंडक्टर ए की वजह से, वो होगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सिमिलरली कंडक्टर ए डैश की वजह से भी क्या होगा, फील्ड जनरेट होगा। कंडक्टर ए डैश, ये है डॉट। डॉट मतलब करंट बाहर की तरफ आ रही है। तो अपना थंब अपवर्ड्स द पेपर करिए, और जो फिंगर है वो देखिए क्लॉकवाइज कर्ल हो रही है या एंटी क्लॉकवाइज कर्ल हो रही है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज कर्ल होगी। तो इसकी वजह से जो फील्ड बनेगी उसका मतलब ये इस डायरेक्शन में होगी, क्लॉक के ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो कंडक्टर ए डैश वाली जो फील्ड है वो इस डायरेक्शन में होगी, एंटी क्लॉकवाइज। तो आप देख सकते हो कि इस एरिया में जो फ्लक्स की डायरेक्शन है, इस एरिया में जो फ्लक्स की डायरेक्शन है वो राइट टू लेफ्ट है। तो इसकी रिजल्टेंट डायरेक्शन क्या हो जाएगी फ्लक्स की, इस डायरेक्शन। रिजल्टेंट फ्लक्स इस डायरेक्शन में हो जाएगी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, इस एरिया में। अब हम अगर मैग्नेट की बात करें, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो मैग्नेट के बाहर जो
फ्लक्स है वो नॉर्थ से साउथ जा रही है, बट मैग्नेट के अंदर हमेशा फ्लक्स साउथ से नॉर्थ जाती है, करेक्ट? या मटेरियल के अंदर जो फ्लक्स है वो हमेशा साउथ से नॉर्थ जाती है। तो फ्लक्स यहाँ से ट्रेवल कर रही है, मतलब ये एक मैग्नेटिक मटेरियल की तरह काम कर रहा है। इस कंडीशन में जो फ्लक्स है वो हमेशा साउथ से नॉर्थ जाएगी, करेक्ट? तो यहाँ पे साउथ पोल इंड्यूस हो जाएगा, यहाँ पे नॉर्थ पोल इंड्यूस हो जाएगा। करेक्ट? अब एक और पोल जनरेट हो चुका है, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। तो इस नॉर्थ और ये जो हमारा फील्ड वाला नॉर्थ पोल है, इनके बीच क्या होगा? रिपल्शन। रिपल्शन होगा तो ये नॉर्थ पोल फील्ड वाला तो स्टेशनरी है, ये तो मूव नहीं करेगा। तो मूव कौन करेगा? आर्मेचर के अंदर जो नॉर्थ पोल इंड्यूस हुआ है, करेक्ट? अब एक और रिपल्शन हमें देखने को मिलेगा इस साउथ और इस साउथ पोल में, इस डायरेक्शन में। मतलब अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो हमें एक और टॉर्क मिल रहा है, मतलब एक और टॉर्क लग रहा है इस आर्मेचर में, जो कि इस आर्मेचर को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराने की कोशिश कर रहा है। इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क। तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है? हम प्राइम मूवर से प्राइम मूवर को किस डायरेक्शन में रोटेट करा रहे हैं? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो प्राइम मूवर की वजह से टॉर्क हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रहा है, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क किस डायरेक्शन में लग रहा है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। मतलब यहाँ से हमारा कंक्लूजन क्या निकला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क ऑलवेज opposes प्राइम मूवर टॉर्क। ये याद रखिएगा, डीसी मोटर के केस में, मोटर के केस में हमेशा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क होता है वो प्राइम मूवर टॉर्क को अपोज करता है। अब प्राइम मूवर टॉर्क क्या है? आउटर टॉर्क, जो हमने बाहर से प्राइम मूवर के थ्रू अप्लाई किया है आर्मेचर में। बट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क है ये इस मशीन ने इंटरनली जनरेट किया है। करेक्ट? तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क है ये मशीन ने खुद जनरेट किया, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क। और ये वाला जो टॉर्क है टीपीएम, ये प्राइम मूवर से प्रोवाइड किया जा रहा है, इसीलिए इसे प्राइम मूवर टॉर्क बोलते हैं। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क और प्राइम मूवर टॉर्क के बीच का रिलेशन। अब आइए देखते हैं वर्किंग ऑफ डीसी मोटर। डीसी मोटर कैसे काम करता है? कल के लेक्चर में हमने डीसी जनरेटर देख लिया था। तो वर्किंग ऑफ डीसी मोटर, वर्किंग ऑफ डीसी मोटर। ये पोल है, मैं पोल नॉर्मली दिखा रहा हूँ कर्व्ड शेप का, जैसे हमने कल के लेक्चर में देखा था, कुछ इस तरह का। कुछ इस तरह का शेप होता है, बट मैं इसको फ्लैट दिखा रहा हूँ ताकि जो हमारा एक्सप्लेनेशन है वो थोड़ा सा आसान हो जाएगा, टाइम बचेगा उसको बनाने में। बट बात एक ही है, आप समझ जाना, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। ये है हमारा आर्मेचर, यहाँ पे लगे हुए हैं हमारे आर्मेचर कंडक्टर्स। ये है कंडक्टर ए और ये है कंडक्टर ए डैश। अब ये क्योंकि मोटर है, तो मोटर में हम सप्लाई देते हैं, आपने देखा होगा आपके घर में जो मोटर होती है उसमें आप सप्लाई देते हो तब वो काम करती है। तो हमने इसे सप्लाई देना है इस मोटर को, तो सप्लाई हम कहाँ पे देते हैं? आर्मेचर में। तो मान लीजिए डायरेक्टली हमने आर्मेचर कंडक्टर्स में सप्लाई दे दी और प्लस माइनस VDC, क्योंकि ये डीसी मोटर है तो हमने डीसी सप्लाई दिया आर्मेचर में, बट विदाउट कम्यूटेटर। पहले देखते हैं हम कम्यूटेटर नहीं लगाते, तो आपको पता चल जाएगा कि कम्यूटेटर क्यों जरूरी है। हमने डीसी वोल्टेज का सप्लाई दिया इस दोनों कंडक्टर में ए और ए डैश, जो फ्लक्स है वो नॉर्थ से साउथ जा रही है।
फ्लक्स इज गोइंग टू फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अब यहाँ से करंट अंदर जा रही है, यहाँ से करंट बाहर निकल रही है। तो कंडक्टर ए में करंट अंदर जा रही है, मतलब कंडक्टर ए में क्या रिप्रेजेंट करेंगे हम, क्रॉस। कंडक्टर ए डैश से जो करंट है वो बाहर निकल के आ रही है, मतलब कंडक्टर ए डैश में हम क्या शो करेंगे, डॉट। सिमिलरली क्रॉस जो कंडक्टर है वो किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, बताइए। क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। और जो डॉट कंडक्टर है वो किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों फील्ड की डायरेक्शन क्या है, एक एक ही डायरेक्शन में है, दोनों फील्ड एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब रिजल्टेंट फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इस डायरेक्शन। तो रिजल्टेंट फील्ड की डायरेक्शन बन गया इस डायरेक्शन में। अब ये आर्मेचर के अंदर की बात हो रही है, अब यहाँ पे फ्लक्स फ्लो हो रही है, मतलब ये एक मैग्नेटिक मटेरियल की तरह काम करेगा। और किसी भी मैग्नेट में या मटेरियल में, मटेरियल के अंदर जो फ्लक्स है हमेशा साउथ से नॉर्थ जाती है, तो यहाँ पे साउथ पोल इंड्यूस हो जाएगा, यहाँ पे नॉर्थ पोल इंड्यूस हो जाएगा, राइट। अब ये नॉर्थ पोल इस नॉर्थ पोल को क्या करेगा, रिपेल करेगा। यहाँ पे हम कोई प्राइम मूवर हमने नहीं लगाया है, याद रखिएगा। तो प्राइम मूवर टॉर्क यहाँ पे क्या होगा, एब्सेंट। ये नॉर्थ पोल इस नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा, ये साउथ पोल इस साउथ पोल को रिपेल करेगी। तो ओवरऑल टॉर्क किस डायरेक्शन में लगना शुरू हो गया, ओवरऑल टॉर्क हमारा लगना शुरू हो गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो मोटर स्टार्ट रोटेटिंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। करेक्ट, मोटर हमारी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो चुकी है, रोटेट होना शुरू कर दिया है। तो अब तो बात तो बन गई, हमारी जो हमारा जो मोटर है वो तो ऑपरेट करने लगा खुद से। हमने सिर्फ सप्लाई दिया और मोटर का जो आर्मेचर है वो रोटेट करने लग गया। बट यहाँ पे एक और चीज हमें देखने को मिलेगी, हमने एक छोटी सी गलती करी है, क्या कि हमने डायरेक्टली डीसी दे दिया है आर्मेचर को। तो अब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने के बाद ये वाला जो साउथ पोल है कुछ देर बाद ही इस नॉर्थ पोल के अंदर आ जाएगा, यानी कि आफ्टर 45 डिग्री ऑफ रोटेशन ऑफ आर्मेचर, 45 डिग्री रोटेट करने के बाद ही जो आर्मेचर का साउथ पोल इंड्यूस जो हुआ था वो अब नॉर्थ पोल के अंदर आ जाएगा। कैसे देखते हैं, फील्ड पोल्स तो बदलते नहीं है, नॉर्थ साउथ, रोटेट कौन कर रहा है, रोटेट कर रहा है आर्मेचर। तो अब ये जो साउथ पोल इंड्यूस हुआ था ये 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने के बाद यहाँ पे आ गया और नॉर्थ पोल यहाँ पे आ गया, मतलब इनके इनके बीच में अट्रैक्शन हो गया, इनके इनके बीच में अट्रैक्शन हो गया। तो क्या होगा, क्या होगा बताइए, मोटर लॉक, मैग्नेटिक लॉकिंग टेक्स प्लेस। मैग्नेटिक लॉकिंग हो जाएगी एंड मोटर स्टॉप्स, मोटर रुक जाएगी रोटेट करना, क्योंकि ये नॉर्थ पोल इस साउथ पोल को अट्रैक्ट करके रख लेगा और ये नॉर्थ पोल इस साउथ पोल को अट्रैक्ट करके रख लेगा। करेक्ट।
तो इसीलिए इस पोजीशन पे जो टॉर्क है वो 0 हो जाएगा। तो इसको हम एक्सप्रेशन के टर्म में देखें तो टॉर्क क्या होता है? टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर फ्लक्स मल्टीप्लाइड बाय फील्ड फ्लक्स मल्टीप्लाइड बाय साइन डेल्टा। डेल्टा क्या है? डेल्टा इज एंगल बिटवीन फील्ड फ्लक्स एंड आर्मेचर फ्लक्स। तो फील्ड फ्लक्स और आर्मेचर फ्लक्स के बीच का एंगल, इस कंडीशन में जो फील्ड फ्लक्स है वो किस डायरेक्शन में होगा? आर्मेचर फ्लक्स तो सबसे पहले साउथ टू नॉर्थ अंदर की तरफ, और फील्ड फ्लक्स नॉर्थ से साउथ। दोनों एक दूसरे के क्या है? पैरेलल है। एंगल क्या बन जाएगा? 0। साइन 0 क्या हो जाएगा? 0। टॉर्क इज इक्वल टू 0। बिल्कुल भी टॉर्क प्रेजेंट नहीं होगा इस कंडीशन में, इसीलिए मोटर हमारी रुक जाएगी। अब ये मोटर रुक इसलिए रही है क्योंकि स्टार्टिंग में ही हमने ये गलती कर दी है कि इस डीसी वोल्टेज को डायरेक्टली आर्मेचर में ना देके, ना अप्लाई करके हमें कम्यूटेटर के थ्रू करना चाहिए था। इसीलिए कम्यूटेटर जरूरी होता है। अगर हम कम्यूटेटर के थ्रू करते तो ये जो डीसी वोल्टेज है, ये जो डीसी सप्लाई है, ये किस में कन्वर्ट हो जाता? एसी सप्लाई में। और एसी सप्लाई में कन्वर्ट होता तो क्या होता? ये जो पोल्स हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल आर्मेचर वाले, ये फिक्स ना होते, ये चेंज होते रहते। तो जैसे यहाँ पे नॉर्थ पोल आता है, इनके बीच में फिर से रिपल्शन होता है और मोटर कंटिन्यूअस रोटेट करते रहती। करेक्ट? तो दैट्स व्हाई वी नेवर apply DC supply to armature directly. Commutator must be connected between them. राइट? कम्यूटेटर जरूर से कनेक्ट होना चाहिए बीच में, ताकि जो हम एसी सप्लाई जो हम डीसी सप्लाई दे रहे हैं आर्मेचर में, वो एसी में कन्वर्ट हो जाए। और जैसे ही एसी में कन्वर्ट होगी तो ये जो साउथ पोल और नॉर्थ पोल फिक्स नहीं होंगे, ये चेंज होते रहेंगे। तो जैसे ही इस साउथ पोल की जगह नॉर्थ आएगा, फिर से नॉर्थ और नॉर्थ में रिपल्शन हो जाएगा और ये मोटर कंटिन्यूअसली रोटेट करती रहेगी। करेक्ट? ये था वर्किंग ऑफ डीसी मोटर। अब हम देखते हैं ईएमएफ इक्वेशन। हेडिंग डाल लीजिएगा, ईएमएफ इक्वेशन। डीसी मशीन के केस में जो ईएमएफ का फॉर्मूला है वो हम कैसे डिराइव करते हैं? तो कुछ टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। जैसे मान लेते हैं जो फाई है वो है फ्लक्स पर पोल। एक पोल से जो फ्लक्स निकल रही है उसकी वैल्यू कितनी है? पी मान लेते हैं क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ पोल्स। ए रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। एन रिप्रेजेंट कर रहा है रोटर की स्पीड। जेड रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ कंडक्टर्स। अब ये जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ है, इसको दो पार्ट में हम पढ़ सकते हैं। पहला, फॉर लैप वाइंडिंग ये हमेशा होगा इज इक्वल टू नंबर ऑफ पोल्स के बराबर। और अगर आपकी वेव वाइंडिंग है, फॉर वेव वाइंडिंग के लिए जो ए की वैल्यू है वो हमेशा 2 होगी, और लैप वाइंडिंग के लिए जो ए की वैल्यू है वो हमेशा नंबर ऑफ पोल्स के बराबर होती है। ये याद रखिएगा। तो टोटल फ्लक्स लिंकेज इन 1 रिवॉल्यूशन कितना हो जाएगा?
एक बार एक रेवोल्यूशन में टोटल कितनी फ्लक्स लिंक करेगी एक कंडक्टर से, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, फ्लक्स इनटू पोल्स। ये टोटल फ्लक्स हमारी मान लेते हैं कि एक फ्लक्स पर पोल है पाई बाई पी, और हमारे पास p नंबर ऑफ पोल्स हैं, तो मल्टीप्लाई बाई हम p कर देते हैं। ये जो पहले फ्लक्स थी वो एक पोल के लिए थी, तो p पोल्स के लिए कितनी होगी 5p। तो एक बार रोटेट करने पे टोटल फ्लक्स लिंकेज हमें मिल रहा है 5 इंटू पी। अब हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ईएमएफ क्या होता है, डी लैम्डा बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। इसको ले लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। चलिए मान लीजिए कि जो हमारा रोटर है या जो आर्मेचर है वो n रेवोल्यूशन परफॉर्म कर रहा है 1 मिनट में। लेट द आर्मेचर is performing n revolutions in 1 minute। तो अगर हम 1 सेकेंड की बात करें तो कितने रिवॉल्यूशन परफॉर्म करेगा, n/60, n/60 revolution in 1 सेकेंड। तो 1 revolution एक रेवोल्यूशन कितने टाइम में परफॉर्म करेगा, 60/n सेकेंड। ये सिंपल मैथ्स हो गई। तो ईएमएफ फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, ईएमएफ क्या होता है, टोटल फ्लक्स लिंकेज डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, या रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। और फ्लक्स लिंकेज हमने कितना निकाला, 5 इंटू पी, राइट। तो फ्लक्स लिंकेज हमने निकाला 5 इंटू पी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। एक रेवोल्यूशन में कितनी फ्लक्स लिंक कर रही थी 5p, एक रेवोल्यूशन में टोटल टाइम कितना लग रहा है 60/n, राइट। हमें एक रेवोल्यूशन का ही तो देखना था। ईएमएफ फैराडे ने क्या बोला था, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज डिवाइडेड बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम। तो हमें एक रेवोल्यूशन का देखना है, तो एक रेवोल्यूशन में टोटल फ्लक्स लिंकेज कितना था डी 5p, और एक रेवोल्यूशन में टोटल टाइम कितना लग रहा था 60/n। तो यहां से हमें ईएमएफ मिल गया 5pn अपॉन 60। तो ये है ईएमएफ इंड्यूस्ड फॉर अ सिंगल कंडक्टर। एक कंडक्टर में इतना ईएमएफ इंड्यूस होगा, राइट। अब नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितने होंगे, देखिए एक कंडक्टर में इतना ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितने होंगे, राइट। वो किस पे डिपेंड करेगा, लैप वाइंडिंग या वेव वाइंडिंग पे, क्योंकि एक पैरेलल पाथ का जो भी ईएमएफ होगा वो सेम ईएमएफ सभी का होगा, क्योंकि पैरेलल में जो वोल्टेज है या जो ईएमएफ है वो सेम होता है। तो हमें ये देखना पड़ेगा एक कंडक्टर का जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो तो हमने निकाल लिया, बट एक पैरेलल पाथ में कितने कंडक्टर लगे होंगे, नंबर ऑफ कंडक्टर इन वन पैरेलल पाथ। नंबर ऑफ कंडक्टर होता है z, पैरेलल पाथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं a से, करेक्ट। तो अब मुझे बताइए एक पैरेलल पाथ में z अपॉन
ए नंबर ऑफ कंडक्टर्स लगे हुए हैं और एक कंडक्टर का ईएमएफ है 5Pn/60। तो एक पैरेलल पाथ का जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो कितना होगा? तो कैपिटल ई मान लेते हैं इसे, P5N/60 मल्टीप्लाई बाई अगर वन पैरेलल पाथ के कंडक्टर से कर दें तो हमें उस पैरेलल पाथ में टोटल ईएमएफ मिल जाएगा। तो हमें टोटल ईएमएफ एक पैरेलल पाथ में कितना मिल गया? P5NZ/60A। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा बट आज पता चला होगा आपको कि ये आया कहाँ से। अब एक चीज और देखिएगा, हम जानते हैं वी नो दैट ओमेगा इज इक्वल टू 2πn/60। ये हमने पढ़ा है। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 60 ओमेगा/2π। So put the value of n in equation third. Let us see what we are getting. P5Z/60A और n की वैल्यू हमें क्या रख देना है? 60 ओमेगा/2π। तो ये 60 से 60 कैंसिल आउट हो गया, हमें e की वैल्यू क्या मिली? 5 ओमेगा Z/2π P/A। तो यह है इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला। जब हमारी स्पीड रेडियन पर सेकेंड में दी गई हो, और यह है इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला जब हमारी स्पीड आरपीएम में दी गई, रिवॉल्यूशन पर मिनट। करेक्ट। अब हमें एक फॉर्मूला हमारा मिल गया। इंड्यूस्ड ईएमएफ इन डीसी मशीन का फॉर्मूला है P5NZ/60A। मैक्सिमम क्वेश्चंस में यही फॉर्मूला आपका लगेगा। सिर्फ इस सिंगल फॉर्मूले से काफी सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो देखिए, मशीन में जब आपने एक बार मशीन बना दिया तो नंबर ऑफ पोल्स क्या हो गए आपके? कांस्टेंट, उसको आप बदल नहीं पाओगे। जो Z है, नंबर ऑफ कंडक्टर्स, वो भी कितने हो गए? कांस्टेंट। नंबर ऑफ पैरेलल पाथ क्या हो गया? कांस्टेंट। 60 तो वैसे ही कांस्टेंट है। तो P/Z/60A क्या हो गया? ये पूरा का पूरा टर्म हो गया कांस्टेंट। तो ईएमएफ हमने क्या पाया यहां से? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई एन। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फाई एन के। राइट। एक और एक्सप्रेशन निकालने की कोशिश करते हैं यहां से, टॉर्क इक्वेशन। टॉर्क इक्वेशन तो हम जानते हैं डेवलप्ड पावर क्या होता है। यानी कि जो पावर एक्चुअल में डेवलप हो रही है मशीन के अंदर, वो है EAI। तो EA की वैल्यू हमें पता है। हमें EA की वैल्यू क्या पता है? इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। EA इज इक्वल टू 5 ओमेगा ZP/2π। ये कौन सा फॉर्मूला था? याद करिए। इंड्यूस्ड ईएमएफ when speed is in radian per second। राइट। तो EA की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। डेवलप्ड पावर कितना आ जाएगा?
फाइव ओमेगा जेड पी अपॉन 2 पाई ए और आई ए, इसको ले लीजिए इक्वेशन नंबर थर्ड। हमें क्या निकालना है, टॉर्क का इक्वेशन। हम क्या जानते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू पावर अपॉन ओमेगा, इक्वेशन नंबर फोर। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर, इक्वेशन थ्री से पावर की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर, तो अगर हम पावर की वैल्यू को ओमेगा से डिवाइड कर दें तो हमें टॉर्क मिल जाएगा। मतलब ये वाला जो एक्सप्रेशन है, इसको अगर हम ओमेगा से डिवाइड कर दें तो हमें टॉर्क मिल जाएगा, मतलब ओमेगा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो टॉर्क कितना हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, टॉर्क हमें मिल जाएगा 5 IA Z अपॉन 2 पाई P अपॉन A। तो अब देखिए यहाँ पे क्या क्या चीजें कांस्टेंट है। P कांस्टेंट है, पैरेलल पाथ कांस्टेंट है, कंडक्टर्स कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट है। तो टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, 5 × I। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। तो आज का जो कंक्लूजन है उसमें आपको याद क्या रखना है, सिर्फ दो एक्सप्रेशन हमने बहुत इंपॉर्टेंट डिराइव किए, इसे तीन एक्सप्रेशन के फॉर्म में तोड़ लेते हैं। पहला तो ये EMF P5NZ अपॉन 60A जब स्पीड होगी RPM में, तो रेडियन पर सेकेंड वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहो तो याद रख सकते हो। और EMF डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है फ्लक्स एंड स्पीड के। थर्ड, टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है फ्लक्स इनटू आर्मेचर करंट के। तो ये जो तीन फॉर्मूले आज हमने डिराइव किए उसे आपको याद रखना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ डीसी मशीन। इन सब का जो नोट्स है, अगर आप नोट्स नहीं बनाना चाहते हो तो इन सब का जो नोट्स है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे। हमारे पेड टेलीग्राम ग्रुप पे बहुत मिनिमल फी के साथ आपको नोट्स के साथ साथ बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स भी मिलते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने के लिए। तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो 9981479724। आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको उसमें ऐड कर दूंगा पेड टेलीग्राम ग्रुप में, जहाँ पे आपको सारे PDF प्लस प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।